हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में 4 टॉपिक कवर करना है: अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस एंड फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अपने जो हम लोग कोचिंग में नोट्स बनाए हैं वो भी साथ साथ ओपन कर लो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अक्रूवल बेसिस क्या होता है। अक्रूवल बेसिस में मैं क्लास में एग्जांपल बताया था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का। अगर बबीता जेठा जी के पास आकर मोबाइल फोन खरीद रही है, फॉर एग्जाम्पल आज वो मोबाइल खरीद रही है और वो बोली कि जेठा जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको 2 महीने बाद आपका जो भी मोबाइल का पैसा होता है वो मैं आपको वापस कर दूंगी, ठीक है, आपको पे कर दूंगी। तो अब देखो, जेठा जी के पास या जेठालाल के पास 2 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन वो कि वो आज के आज ही रिकॉर्ड कर दे कि बबीता जी उसके पास से एक्स अमाउंट का मोबाइल फोन लेके गई है, और उसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 2 महीने बाद रिकॉर्ड करे। 2 महीने बाद रिकॉर्ड करे, जिस दिन उसको कैश मिलेगा, बबीता जी जब उसको कैश देगी तो वो उस दिन रिकॉर्ड करे। अब देखो, पहला जो अपना हम लोग बेसिस पढ़ रहे हैं वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस बोलता है पैसा मिला हो नहीं मिला हो फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन जिस दिन एंटर्ड इनटू हुआ हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो ट्रांजैक्शन कब हुआ? आज। तो अगर जो जेठालाल है वो अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है तो वो आज के आज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट हैज बीन पेड और नॉट। लेकिन अगर वो कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो कैश बेसिस बोलता है कि जिस दिन आपको कैश मिलेगा या जिस दिन आप कैश पे करेंगे उस दिन आप रिकॉर्ड करते चलेंगे। तो यही वाला पॉइंट है अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आपका ट्रांजैक्शन कब हुआ? आज, तो आप आज के आज ही रिकॉर्ड करते चलोगे। और कैश बेसिस क्या बोलता है कि आपको आज पैसा मिला है, नहीं, आपको पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद, तो आप कब रिकॉर्ड करो? 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जो कि मैं क्लास में भी सेम एग्जांपल डिस्कस किया था अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अक्रूवल बेसिस को थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। देखो, अक्रूवल बेसिस के अंदर ये वाले चैप्टर में ज्यादातर जो आता है वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो डिफरेंस पूछ लेगा कि बताओ कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बीच डिफरेंस क्या है। दूसरा इसमें ये पूछता है कि 2 एडवांटेज दे दो अक्रूवल बेसिस का, 2 डिसएडवांटेज दे दो कैश बेसिस का। ऐसा कुछ एक एक का डिसएडवांटेज, एक का एडवांटेज ऐसा पूछ लेता है। तो इसमें जो मेजरली पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाला वो क्या क्या है? सबसे पहला हम लोग को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस का। एटलीस्ट 4 पॉइंट तो होना चाहिए। मैं हमेशा बताया हूं अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास 4 पॉइंट होना है। ऐसा नहीं कि 3 का पूछा तो बस हम 3 लिख के आ रहे हैं। कोशिश करो कि एक एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट डालो कि एग्जामिनर को कट करने का मौका ही ना मिले। तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद होना है डिफरेंस में। ये हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद सेकेंड, जो हम लोग कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पढ़ रहे हैं उसके एटलीस्ट 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज, इतना कर लेना है। ठीक है, और तीसरा, डीके गोयल में तो उतने उसके न्यूमेरिकल्स नहीं है, टीएस गरेवाल में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो इतना करके जाना है ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर का वेटेज अराउंड 4 मार्क्स तक का आता है, तो इसीलिए इसको मिस नहीं करना है। इतना सा पढ़ के हमारे पास 4 मार्क्स आ जा रहा है तो इसको बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहिए, ग्रिप पे आना चाहिए एक एक टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अक्रूवल बेसिस का मीनिंग देखते हैं। देखो, एग्जाम में आएगा तो हम लोग अक्रूवल बेसिस का मीनिंग क्या लिखेंगे, जो सेम मैं नोट्स में लिखाया हूं। देखो, लिखा है इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। ये काम का चीज है। एंटर्ड इनटू का मतलब हुआ है आपका ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ आप उसी दिन उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट इज डन। सेटलमेंट मतलब पैसा, आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, आपने पैसा पे किया है नहीं किया है, वो फर्क ही नहीं पड़ता। बस ट्रांजैक्शन कब हुआ आपका? आज हुआ ट्रांजैक्शन, तो आप आज के आज रिकॉर्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो एंटर्ड इनटू वाला याद रखना है। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट लिख सकते हो, इनकम आर बुक्ड। इनकम को कब दिखाना है? व्हेन दे आर अर्नड इवन दो कैश इज नॉट रिसीव्ड। जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के एग्जांपल में इनकम को जेठालाल आज ही दिखा देगा, भले पैसा नहीं मिला है लेकिन अर्न तो हो गया ना, तो बस अर्निंग वाला वो दिखा के चलेगा। पैसा रिसीव हुआ है नहीं रिसीव हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपेंसेस को कब बुक करेंगे? एक्सपेंसेस आर बुक्ड व्हेन इट इज इनकर्ड इवन इफ कैश इज नॉट पेड। फॉर एग्जांपल, मान लो इस महीने का बिजली बिल था, मैं इसको पे नहीं किया, तो भी मैं इसको इस महीने का ही दिखाऊंगा अक्रूवल बेसिस के हिसाब से।
मैं इसको अगले महीने पे किया हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगले महीने का ये खर्चा है। ये खर्चा कब था? इस पर्टिकुलर मंथ का। तो जिस मंथ का जो खर्चा है हम उसको उसी मंथ दिखाते हुए चलेंगे, भले पे हुआ है नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके एडवांटेज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये मोर साइंटिफिक मेथड है, जबकि कैश बेसिस थोड़ा इलॉजिकल मेथड है। बस पैसा आया तो प्लस करो, पैसा गया तो माइनस। ये भी नहीं देखना है उसमें कि कब पैसा आया है, कब का है, कब का नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो अक्रूवल बेसिस है ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि हम लोग इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट इससे डिटरमाइन कर पा रहे हैं। मैं अभी एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, उससे ये दोनों के बीच में और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। लिखा है शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ अकाउंट, ये हमें कंप्लीट पिक्चर ऑफ अकाउंट भी दिखाता है। एंड इट डिस्क्राइब करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी ये सही बताता है। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेज याद रखना है। क्या 3 एडवांटेज? ये पहला तो साइंटिफिक मेथड है, दूसरा ये हमें कंप्लीट पिक्चर दिखाता है हमारे अकाउंट्स का, और ये डिस्क्राइब करता है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं कि नुकसानदायक क्यों है। तो सबसे पहले ये सिंपल नहीं है कैश बेसिस की तरह, ये सिंपल नहीं है कैश बेसिस की तरह। कैश बेसिस में तो बस पैसा आया प्लस करो, पैसा गया माइनस करो। अक्रूवल में हमें एडजस्टमेंट करते हुए चलना पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, इसमें अक्रूवल के हिसाब से किया है। तो अक्रूवल में हमें एडजस्टमेंट करना है, क्या वो इस साल का है तो प्लस करेंगे, अगर वो इस साल का नहीं है तो उसको हम लोग माइनस करते चलेंगे। तो इसीलिए हमें इसमें सोचना पड़ता है कि क्या इस साल का है और क्या अगले साल का और क्या पिछले साल का है। देयरफॉर ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है, थोड़ा लेंदी है। अकाउंटिंग बिकम्स अ लेंदी प्रोसेस एंड फास्ट इवैल्यूएशन, मतलब फास्ट चेकिंग वगैरह इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हमें वेरियस एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। कुछ आइटम को प्लस करना है जो इस साल का है, इस साल का नहीं है फिर भी मिल गया। जैसे मान लो कई बार हमें एडवांस में पैसा मिल जाता है, तो वो इस साल का तो है नहीं, वो अगले साल का है, तो हम उसको माइनस करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस साल का कुछ पेमेंट था, उसको हम लोग पे नहीं किए हैं, लेकिन वो बिलोंग इसी साल को करता है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको भी एडजस्टमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये इसके 3 डिसएडवांटेज, ये सिंपल मेथड नहीं है कैश की तरह, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, और फास्ट इवैल्यूएशन इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि इसमें मेनी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, प्लस माइनस ये सब करना रहता है। ठीक है, ये हो गया अपना अक्रूवल बेसिस। अब आते हैं कैश बेसिस पे। कैश बेसिस क्या बोलता है कि जिस दिन आपको पैसा मिला आप उस दिन रिकॉर्ड करते चलेंगे, और जिस दिन आपने पे किया आप उस दिन माइनस करते चलेंगे। पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस, बहुत सिंपल था। इसमें सोचना ही नहीं कि आपको 10 साल पहले का पैसा मिला है, आप 2 साल पहले का पेमेंट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपने पे किया माइनस करो, आपको मिला ऐड करो। तो सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, बस तब रिकॉर्ड करेंगे जब या तो रिसीव हुआ या तो पे हुआ। रिसीव हुआ तो प्लस, पे हुआ तो माइनस। Thus, outstanding and prepaid expenses are and accrued and unearned income are not considered. ये सब कंसिडर ही नहीं करते, बस पैसा आया प्लस करो, कमाए हो नहीं कमाए हो, सर्विस परफॉर्म करे हो नहीं करे हो, एडवांस में मिल गया है नहीं मिला है, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनरली जो एनपीओ होते हैं वो ये कैश बेसिस के हिसाब से फॉलो करते हैं। बाकी मेजरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सारे ही अक्रूवल बेसिस मेंटेन करते चलते हैं, क्योंकि एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग तो होता भी नहीं। वो अपना जो अकाउंट भी बनाते हैं वो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट निकालते हैं। वो अपना प्रॉफिट भी अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन का ही पर्पस पे वो री इन्वेस्ट हो जाता है वो अमाउंट। तो इसीलिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कैश बेसिस जैसा अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं उसमें। इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल मेथड है, क्योंकि पैसा आया तो प्लस, पैसा गया तो माइनस। इट इज ऑब्जेक्टिव एंड नो जजमेंट आर रिक्वायर्ड, दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। बस आपके पास आ रहा है आप प्लस कर दो, आपके पास से जा रहा है पैसा आप माइनस कर दो। तो इसीलिए इसमें कोई भी जजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज पे आते हैं, तो डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। रीजन क्या है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देने का? क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2025 में मेरे को 2010 का कोई डेटर था जो पैसा नहीं देने वाला था, बैड डेट हो गया था, अचानक से वो लाके 20,000 रुपए दे दिया। कब का डेटर था वो? 2010 का, और वो पैसा कब दिया? 2025 में। तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो कैश बेसिस तो बोलता है आपके पास आया ना पैसा आप ऐड कर दो। तो हम अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हम 2025 में 20,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से। लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। ये जो आंसर है ये गलत आ जाएगा, क्योंकि 2025 में हम जब 20,000 और ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेटेड दिखेगा 20,000 से, जो कि गलत प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टिमेशन होगा। क्योंकि वो बिलोंग कब करता है 2010 को, तो हम उसको भले इस साल मिला है लेकिन हमें इस साल नहीं दिखाना चाहिए वो पैसा, क्योंकि वो ईयर कौन से ईयर को बिलोंग करता है 2010, तो हमें वो 2010 में मिलना चाहिए था, तब हम उसको रिकॉर्ड करते। लेकिन वही अगर अक्रूवल बेसिस है तो अक्रूवल बेसिस बोलता है कि आपको इस साल कितना मिला है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख टोटल पैसा, उसमें से 2010 का कितना था 20,000, उसको हटाओ तो फाइनली आपके पास बचेगा 80,000, जो कि इस साल को बिलोंग करता है। तो इसीलिए जो हमारा कैश बेसिस होता है ये डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस एंड इट डज नॉट फॉलो मैचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखना, इससे तुम लोग थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ये सेम एग्जाम्पल मैं क्लास में भी ड्रॉ करने बोला था, तुम्हारे नोट्स में भी होगा। मान लो अगस्त और सितंबर, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे अगस्त का ड्यूरेशन चल रहा था, तो अगस्त मान लेते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, और इसके बाद अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है, सितंबर का महीना। एडवांस फी फॉर सितंबर, मान लो कोई स्टूडेंट मेरे को 3,000 रुपए एडवांस दे दिया है, कब कौन से मंथ में दिया है, अगस्त मंथ में। वो बिलोंग कब को करता है, सितंबर को। ठीक है, और सितंबर में आउटस्टैंडिंग फीस रिसीव्ड फॉर अगस्त 1,000। सितंबर में मेरे को पैसा मिला है, लेकिन वो जो पैसा है वो किसको बिलोंग करता है, 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग, मतलब वो अगस्त का था और मेरे को सितंबर में मिला। पहले इतना क्लियर करो, 2 महीना है, एक अगस्त है और एक सितंबर। अगस्त में क्या हुआ है, एडवांस फी फॉर सितंबर 3,000, सितंबर का 3,000 जो है। अच्छा, थोड़ा किसी को अगर डाउट हो कि मैं अगस्त में रहते हुए मेरे को सितंबर का कैसा पैसे मिल गया, तो अभी हम लोग अगस्त सितंबर में नहीं है, हम कहाँ हैं, 31 मार्च में। 31 मार्च में हम अपना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का घाटा हुआ, ये सब। तो इसमें हमें पता चला कि अगस्त में एडवांस फीस मिला है जो कि सितंबर को बिलोंग करता है। कितने का एडवांस मिला है, 3,000। और सितंबर में जो अगस्त का 1,000 नहीं मिला था, कोई स्टूडेंट फी पे नहीं किया था, वो मेरे को सितंबर में पे किया, लेकिन वो पैसा कब का था, वो अगस्त का फीस था। ठीक है, अब देखो एंड में जब टोटल अर्निंग देखा गया तो वो कितना आया, 30,000 रुपीज। एंड में जो टोटल अर्निंग देखा गया वो कितना आया, 30,000 रुपीज अगस्त मंथ का। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा मंथली बेसिस पे प्रॉफिट, मैं जब कैलकुलेट करूंगा मंथली बेसिस पे प्रॉफिट, मान लो एक और पॉइंट दिया है कि हमारे जो अगस्त महीने के एक्सपेंसेस है वो भी 10,000 रुपए। तो कैश बेसिस बोलता है देखो आपके पास पैसा आया ना आप प्लस करो, आपके पास पैसा गया ना आप माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता वो कब का है कब का नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम क्या निकालेंगे, इनकम, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कितना अर्निंग हुआ टोटल, 30,000 रुपए। तो हम यहाँ पूरा 30,000 ले रहे हैं। देखो ये जो 3,000 है ये भी अगस्त के 30,000 में ही ऐड है। अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करता तो क्या मैं 3,000 को लेता, नहीं, क्योंकि ये जो पैसा है वो कब को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है सितंबर मंथ को। ठीक है, तो मैं ये 3,000 को तो हटा देता अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करता। लेकिन अभी कौन सा बेसिस कर रहे हैं, कैश बेसिस। कैश बेसिस बोलते हैं आपके अगस्त मंथ में टोटल कितना पैसा आया, 30 ना, तो बस रेवेन्यू में ले लो 30। आपने अगस्त महीने में कितना पे किया, 10, तो आप 10 माइनस कर दो, 30 माइनस 10, प्रॉफिट कितने का आ गया, 20,000 रुपए। ठीक है, अब ये तुम लोगों को खुद एनालिसिस हो जाना चाहिए कि हाँ गलत हो रहा है। ये जो 30,000 रुपए है ये अगस्त का तो है, लेकिन इसमें ये 3,000 भी शामिल है जो बिलोंग करता है सितंबर को। तो हमें इसको कायदे से दिखाए तो इसको सितंबर मंथ में दिखाना चाहिए, बट हम लोग कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो करते तो क्या होता, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब देखो रेवेन्यू 30,000 तो हमारा अगस्त मंथ का था, लेकिन क्या इसमें जो 3,000 आया था वो अगस्त का था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अगस्त का था ही नहीं। तो हम इसमें से 3,000 हटा दिए, यहां तक क्लियर। 30,000 टोटल आया, उसमें से हम ये 3,000 को हटा दिए, क्योंकि ये 3,000 तो इस महीने का है ही नहीं, अगस्त मंथ का। और सितंबर में 1,000 रुपया और मिला था आउटस्टैंडिंग, जो कि बिलोंग कब को करता था, ये अगस्त को बिलोंग करता था, तो ये अगस्त का पैसा है। तो इसमें हम प्लस कर दिए 1,000 रुपए जो कि अगस्त को बिलोंग करता था। तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 28,000। 28,000 माइनस 10,000 के एक्सपेंसेस, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था यहाँ, 10,000 के एक्सपेंसेस, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 18। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप बताओ कि कौन सा प्रॉफिट सही है। कैश बेसिस का प्रॉफिट 20,000, अक्रूवल बेसिस का प्रॉफिट 18,000।
तो कौन सा प्रॉफिट सही है? द आंसर इज ये 18,000। 18,000 हर गिवन केस में सही होगा, क्योंकि ये हमें एक्चुअल प्रॉफिट बता रहा है हमारा कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल अगस्त मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ है। ये तो इन्फ्लेटेड बता रहा है क्योंकि इसमें ये 3,000 और ये 1,000 का एडजस्टमेंट किए ही नहीं है, लेकिन इसमें हम प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हुए चले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है 18,000। तो 18,000 इसका करेक्ट प्रॉफिट का एस्टिमेशन होगा, और ये करेक्ट वैल्यू दिखा रहा है विदाउट एनी इन्फ्लेशन। ज्यादा प्रॉफिट को ऊपर बढ़ाया नहीं जा रहा, जो हमारा रियल पोजीशन है 18,000 का प्रॉफिट हम उतना ही दिखा रहे हैं। जबकि कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो हमारा 2,000 का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। हमारे इन्वेस्टर्स तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब उनको अंदर का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा कि हम कैश बेसिस फॉलो करते हुए गलत सलत कर दिए हैं, तो फिर वो हमारे कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट करे थे वो पूरा शेयर को सेल करके निकल जाएंगे। ठीक है, यहां तक का पॉइंट हो गया था। अब देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट पे आते हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बीच का डिफरेंस। कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस के बीच का डिफरेंस, तो देखो सबसे पहला नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में जब हम अक्रूवल बेसिस की बात करते हैं तो हम कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वो तो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा नहीं मिला हो, अक्रूवल में तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। बबीता जी आज सामान खरीदी है तो हम आज ही रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा नहीं मिला हो। जबकि कैश बेसिस क्या बोलता है, सिर्फ कैश आपके पास रिकॉर्ड करें, कैश के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, आया है तो प्लस, आपने पे किया है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद अगला प्रॉफिट एंड लॉस। तो अक्रूवल बेसिस में हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है। मैं अभी इतना बड़ा एग्जांपल अगस्त और सितंबर का जो बताया था वो वाला, जिनको क्लियर नहीं है एक बार वापस से एग्जांपल देखो, तुम्हारे नोट्स में भी ड्रॉ किया हुआ है। करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताता है, जबकि ये वाला करेक्ट प्रॉफिट लॉस असर्टेन नहीं कर पाता। रीजन बीइंग हम कभी कभी पैसा कहीं भी ऐड कर दे रहे हैं और कभी कभी पैसा कहीं भी माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, तो अक्रूवल बेसिस में हमें टेक्निकल नॉलेज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, क्योंकि ये मजाक नहीं है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, जजमेंट लगता है। जबकि कैश बेसिस का अगर बात करें तो इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, लीगल पोजीशन की बात करें तो अक्रूवल बेसिस रिकॉग्नाइज करता है कंपनीज एक्ट 2013, जबकि कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता कंपनीज एक्ट 2013। इसीलिए बस एनपीओस जो होते हैं वही इसको फॉलो करते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, अक्रूवल बेसिस इज मोर एक्सेप्टेबल, ज्यादातर अक्रूवल बेसिस को फॉलो किया जाता है, और ये कैश बेसिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस, इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब में कौन जीतेगा, यही अपना अक्रूवल बेसिस जो है वही जीतेगा, और जो कैश बेसिस है वो हार जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार रीड कर लेना। अब एक बार मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखो सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट करो इनकम एज पर अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस में क्या बोलता है, आपको पैसा मिला हो आपको पैसा नहीं मिला हो, आप दोनों ऐड कर देंगे। तो देखो क्रेडिट में कितना सेल हुआ 10, कैश में कितना सेल हुआ 10, तो टोटल कितने का सेल हुआ 20। तो यहाँ हम लोग अक्रूवल बेसिस से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 20,000। यहाँ कितना लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 20,000। 2 मिनट, इधर हम लिख देंगे 20,000 रुपए, क्योंकि पैसा मिला हो नहीं मिला हो सब आ जाता है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, अपने पे कितना किया है 4,000, तो टोटल कितने का खर्चा है, दैट इज 6,000 रुपए। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 6,000, तो टोटल कितने का आ जाएगा हमारा इनकम 14,000 रुपीज। ठीक है, अगले पे आते हैं। दूसरा बोल रहा है कैश बेसिस से सॉल्व करो। तो कैश बेसिस तो साफ साफ शब्दों में बोलता था, पैसा आया है तो प्लस करो, पैसा गया है तो माइनस करो। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, ये सब का कोई भी अक्रूड, ये सब का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में कितना सेल हुआ 10, हम इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं है। कैश में कितना सेल हुआ 10, इसको लेंगे बिकॉज कैश आया है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000, इसको नहीं लेंगे क्योंकि अभी तक तो पे हुआ ही नहीं है। रेंट पेड इन कैश कितना है 4,000, इसको लेंगे क्योंकि कैश में पे हुआ है। तो इससे जब इनकम निकालेंगे तो 10,000 आया है माइनस 4,000 गया है, तो कितने का हमारा प्रॉफिट हुआ, है वो 6,000 रुपए का इनकम। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो 10,000 का रेवेन्यू, 4,000 का एक्सपेंसेस, 6,000 का हमारा इनकम।
ऐसे ही ये वाला भी एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये भी तुम्हारे नोट्स में है, एक बार रिव्यू कर लेना। जिस पैटर्न में मैं समझाया वैसे ही। ये सैलरी पेड, पेड मतलब कैश में पे हो चुका है, वेजेस पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग ये पे नहीं हुआ है, कैश सेल कैश में मिल चुका है, क्रेडिट सेल अभी तक नहीं मिला है। तो जब कैश बेसिस लेंगे तो सिर्फ कैश कैश के ट्रांजैक्शंस को ही हम कंसिडर करेंगे, और जब हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे तो हम सारे ही ट्रांजैक्शन को यहाँ पे अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, ये देखो ये इसका सोल्यूशन है, तुम लोग एक बार सॉल्व भी कर लेना। ठीक है, डीके गोयल में ये आने का कम चांसेस है, टीएस गरेवाल में बहुत ज्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल के। अब उसके बाद अगले पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सॉल्व किया हुआ है पूरा, ये तुम्हें तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगा। फिर मैं ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम का भी क्वेश्चन दिया था, अगर याद हो तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये भी नोट्स में होगा तुम्हारे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 अशोक हैड अ कैश सेल ऑफ 390, अशोक के पास कैश सेल कितना है 390, एंड क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 160, कैश में सेल हुआ है 390, क्रेडिट में सेल हुआ है 160। फिर लिखा है हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 2,70 आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड। 270 है, उसमें से 80,000 अभी तक पे नहीं हुआ है, तो इससे माइनस करके हम ये निकाल लेंगे कि कितना अभी तक पे हो चुका है। फाइंड आउट अशोक इनकम बाय फॉलोइंग कैश बेसिस, कैश बेसिस फॉलो करके करेंगे, मतलब जब कैश आया है तो प्लस, जब कैश गया है तो माइनस। तो बताओ कैश में कितने का सेल हुआ है 390, क्या हम ये क्रेडिट सेल को कंसिडर करेंगे? नहीं, क्रेडिट सेल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको कंसिडर करेंगे? सिर्फ कैश सेल को। तो यहां पे देखो इनकम एज पर कैश बेसिस कहां गया, इधर इनकम एज पर कैश बेसिस। तो यहाँ पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस लेते हैं, रेवेन्यू में वो लेंगे जो एक्चुअल में हमारा पे मिला है हमें। तो कितने का कैश में सेल हुआ है 390, और हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना है 270, उसमें से कितना अभी पे करना बाकी है 80, तो हम कितना पे कर दिए होंगे 1,90,000 हम पे कर दिए होंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखो 390 माइनस 190, 2 लाख का आ गया प्रॉफिट। क्लियर? जबकि अगर इसकी बात करें अक्रूवल बेसिस, ये सेम क्वेश्चन को अगर हम अक्रूवल बेसिस से सॉल्व करें तो हमारा 390 का कैश में सेल हुआ है और 160 का क्रेडिट में हुआ है, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे 390 और 160, तो टोटल कितना हो गया 5,50,000, ये हमारा आ गया रेवेन्यू। और टोटल एक्सपेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज पेड और नॉट, तो 270 का खर्चे हैं, अभी तक इसमें से 80 पे करना बाकी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, टोटल खर्चा कितना है 270, तो यहाँ पे ले लेंगे 5,50,000 माइनस 270, तो हमारा जो इनकम आ रहा है वो 2,80,000 आ रहा है। ठीक है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। टीएस गरेवाल में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये तीन ही न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मोहन हैड कैश सेल ऑफ 90,000, कैश में कितना सेल हुआ है 90, क्रेडिट में कितना सेल हुआ है 60, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 70,000 आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड। 70,000 के टोटल खर्चे हैं, उसमें से 30,000 अभी तक पे नहीं हुआ है, तो कितना पे हो गया होगा 40, बाकी का 30, 50, 60, 70, 30,000 जो है वो पे नहीं हुआ है। फाइंड आउट मोहन इनकम बाय फॉलोइंग कैश बेसिस, कैश बेसिस बोलता है जितना कैश में हुआ है उतना ही को रिकॉर्ड करेंगे। कैश में कितना सेल हुआ है 90,000, और पेमेंट कितना हो चुका है, पेमेंट 70 में से टोटल 30 अभी तक नहीं हुआ है, तो कितना हो गया होगा 40, बस, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये वाला भी सॉल्व कर लेना। फिर सेम एग्जाम्पल को बोल रहा है अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कर लो, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कर लेंगे, ये 90 और ये 60, तो 1,50,000 हो गया, 1,50,000 का हमारा टोटल सेल, उसमें ये जो टोटल एक्सपेंसेस है 70,000, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक में आया 50 और अक्रूवल बेसिस में आ गया 80। फिर एक ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अर्न रुपीज 4 लाख आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000, ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1,70,000 आउट ऑफ विच 40,000 इज आउटस्टैंडिंग, ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, कभी पिछले साल का कंसल्टेंसी फी इस साल मिला है, तो कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड करते चलेंगे, एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंस फॉर लास्ट ईयर का पे कर दिया है, तो कैश बेसिस में तो माइनस होते चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, एक बार इनकम निकालो कैश बेसिस के हिसाब से और एक बार इनकम निकालो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, तो इसको भी ट्राई कर लेना, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है,
इसको एक बार नोट कर लेना, अपने नोट्स में देख लेना, ये शायद नोट होगा, और जिनका नोट नहीं होगा साइड में इसको ड्रॉ कर लेना, स्पेशली टीएस गरेवाल वालों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का होता है दी एंड, छोटा सा चैप्टर है और ये छोटा सा चैप्टर हमें 4 से 6 नंबर तक देके जा सकता है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। होप सो सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जिनको जो भी डाउट होगा पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना, मैं वो डाउट सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।